और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और देखते हैं विस्तार से खबरें। कर्नाटका में 4% मुस्लिम आरक्षण का मामला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश का नतीजा है और आज इससे जुड़ा बिल कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया है। कर्नाटक में निर्माण से जुड़े जो भी ठेके दिए जाएंगे उनमें 4% 2B कैटेगरी के तहत ओबीसी और अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे। इससे जुड़ा कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट संशोधन बिल मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। बीजेपी के मुताबिक ये मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश है। रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पिछड़े तबकों को ठेके देने की आड़ में कर्नाटक सरकार ने 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कर्नाटक सार्वजनिक संग्रह। इसके पहले राज्य के श्रम मंत्री ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि इससे कमजोर तबकों को मजबूती मिलेगी। 2A और 2B में और भी जातियां हैं, उसमें मुस्लिम भी है, तो बीजेपी को परेशानी है। जाहिर है आने वाले दिनों में भी कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर उलझे रह सकते हैं। ऐसे में मामला तूल पकड़ रहा है। बेंगलुरु से निहाल किदवई की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर तेलंगाना सरकार ने भी 2 बिल पास किए हैं। ये दोनों बिल आम राय से पास किए गए हैं, जिसके तहत ओबीसी को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 42% आरक्षण देने की बात है। ये आरक्षण स्थानीय निकायों के लिए भी होगा। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कहना है कि अगर इसके लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा वो सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल लेकर प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। तो तेलंगाना में ये 2 बिल पास हुए हैं और इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और हर्षवर्धन त्रिपाठी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद, ये जो मामला तूल पकड़ रहा है अब और इस बीच में दूसरे और भी 2 बिल पास हो गए हैं, ओबीसी को 42% आरक्षण देने की बात है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकली कैसे प्ले आउट करेगा ये? देखिए नगमा, ये बड़ा एक राजनीतिक तौर से संवेदनशील मामला है। दरअसल आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण देखिए जो संविधान के निर्माताओं ने 10 साल के लिए किया था, टेम्परेरी था, SC ST के लिए किया था। उसके बाद उसको बढ़ाया गया विभिन्न सरकारों ने और प्रताप सिंह ने पूरा मंडल आयोग करा और अब तमाम उसमें पिछड़ों को और दूसरी जातियों को। लेकिन जो आधार है वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो राज्यों में अब सर्वे हो रहे हैं। इसका पूरा राष्ट्रीय स्तर पे जाति जनगणना होनी चाहिए, जो हमारी जो जनगणना होगी उसके साथ में, और उसके साथ में जाति जनगणना भी होनी चाहिए ताकि पता चले कि पिछड़ेपन का आधार क्या है और उस पर किसको दिया जा सकता है। जहां तक मुसलमानों के संबंध में बात की जाती है वहां भी पिछड़ेपन का नगमा आधार होता है और ऐसा भ्रांति फैलाने वाली बात होती है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। जैसा आप जानती हैं कर्नाटक में 12.5-13% मुस्लिम आबादी है, लेकिन केवल 4% को ये जो कैटेगरी 2B में दिया जा रहा है और उसमें भी दूसरे समुदाय भी शामिल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कर्नाटका में जो 4% मुस्लिम आरक्षण का मामला बढ़ रहा है, बीजेपी का ये आरोप है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश का नतीजा है, तो ये आपको लग रहा है कि इसका रिएक्शन क्या होगा और कितना बढ़ सकता है ये मामला? लेकिन एक बार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि हम लोग ये बहस कर रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए आरक्षण दे रही है। अब ये जो आरक्षण है ये मूलतः SC ST के लिए देवगौड़ा सरकार ने 1994 में किया था। 2023 में जो बासवराज बोम्मई की सरकार थी उन्होंने इसको जो वोक्कलिगा और लिंगायत उनमें बांट दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये मसला क्या है आप समझिए, ये खतरनाक क्यों है? ये SC ST के लिए जो कैटेगरी 2B, जो एक टेंडर के लिए आप 1 करोड़ तक के ठेके के लिए आप उनको हैंड होल्डिंग की बात करते हैं जी। जैसे ही आपने रिलीजन के आधार पर वो किया तो दरअसल आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहे हैं। साफ साफ संविधान सभा की बहस ये कहती है कि हम किसी भी मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई भी ऐसा आरक्षण नहीं देंगे। अब कांग्रेस के लिए क्या है जी हर्षवर्धन जी, इसमें ओबीसीज भी तो शामिल होंगे ना, विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ओबीसी और अल्पसंख्यक, ये जो नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि अगर आप
आरक्षण आपको ओबीसी को देना है तो मुस्लिम जोड़ने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ये चाहती है, मैं यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस ये चाहती है क्योंकि तेलंगाना और कर्नाटक उसके दो बड़े मॉडल हैं, और जो तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया है वो तो कमाल का है। आपके पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। आप जिन गारंटी वाले मॉडल्स पर गए उस पर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि क्या हमें फ्रीबीज देना है नहीं देना। आपने कहा कि हमने आरक्षण बढ़ा दिया, ये कोई तरीका नहीं। और जो रशीद किदवई जी ने कहा, ठीक बात है कि आरक्षण 10 साल के लिए था, उसके बाद हम उसको बढ़ाते गए। एक वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, लेकिन क्या 30%, 40%, 50% और अब 70% तक आरक्षण देकर हम देश का भला करने वाले हैं? इसका मतलब जो भी इस सीमा को तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं ये डिबेट हो जिससे वो एक वर्ग को बता सके कि देखिए हमने आपको आरक्षण दे दिया। चूंकि राहुल गांधी कह के गए थे वहां आप ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं दे पाए, तो ये एक उनके लिए मुश्किल है। जो ओबीसी और मुस्लिम वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर कांग्रेस चाहती है, और चाहती है कि भले एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो लेकिन मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस दे। ये डिबेट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। रशीद, आप मानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? श्रम मंत्री ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि इससे कमजोर तबकों को मजबूती मिलेगी और रिजर्वेशन जो है वो ओबीसीज के लिए है, मुसलमानों के लिए भी है। तो मुसलमानों में भी क्या ये डिटेलिंग है कि क्या सभी को रिजर्वेशन मिलेगा, या वहां पर भी जो सिर्फ कमजोर बैकवर्ड क्लास है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा? जी नगमा, वही मैं बार बार कहता हूं कि इसका आधार जो है वो आर्थिक पिछड़ापन है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 13% है, लेकिन 4% केवल उसके पात्र माने गए जिनको, जो कैटेगरी 2B में जो दूसरे समुदाय के साथ में उन्हें आरक्षण का प्रावधान है कि मतलब टेंडर में उनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की राशि का उनको टेंडर मिल सकता है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन नगमा इसको राजनीतिक रूप से देखा जाता है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो उच्च जाति के लोग हैं उनको भी आरक्षण देने का प्रावधान किया है, उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो तमाम चीजें होती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी है। इसके लिए कोई हमारा नेशनल बैकवर्ड कमीशन में आप जाइए तो उसमें कास्ट कौन सी दी हुई है, क्या दी हुई है, बड़ा घालमेल है। और मुसलमानों के मतलब मुस्लिम नाम से पिछड़े मुस्लिम, आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को नगमा गुजरात में भी और बिहार में भी, जहां भाजपा की सरकार है या भाजपा के गठबंधन की सरकार है, वहां भी उनको कोटा और रिजर्वेशन मिल रहा है। जी, तो तमाम तो फिर बातें हैं, लेकिन जी, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी, जब वहां पे भी मिल रहा है तो यहाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हो जाता है? इससे कमजोर तबकों को मजबूती मिलेगी ये कहा जा रहा है। नहीं नगमा जी, एक बात तो क्लैरिटी से समझिए, रिलीजन के बेसिस पर कोई भी रिजर्वेशन वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, या कंफ्यूज हो रही हैं या दर्शकों को कंफ्यूज करना चाह रही हैं। संविधान सभा की बहस में स्पष्ट है किसी भी रिलीजन के आधार पर, और वहां ये भी बहस थी कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दलित है, पिछड़ा है, और वो फिर मतांतरित हो जाता है तो उसका वो धर्म नहीं रह जाएगा, और उस आधार पर आरक्षण। बड़ी लंबी बहस है, संविधान सभा की बहस को पढ़ना चाहिए। ये जो है ये चोर दरवाजे पार्टियां खोज रही। क्या कोई सरकार मुसलमानों को नहीं देगी? बिल्कुल देना चाहिए। क्या गुजरात की सरकार ने नहीं किया? क्या केंद्र सरकार नहीं करे? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब देश में बाकायदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, जब बाकायदा राज्यों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, उसके बाद जब आप इस तरह से कोई काम तो करते हैं, हर्षवर्धन जी, जैसा आपने कहा, हर्षवर्धन जी आपने अभी जैसा कहा कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बार बार, और मैं या तो लोगों को गुमराह कर रही हूँ, कंफ्यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके जरिए ये समझना चाह रही हूँ। जो रशीद बात कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पे, आपने खुद भी गुजरात का नाम लिया, जब आर्थिक स्तर पे जो कमजोर वर्ग है उन्हीं को मिलेगा, तो मुसलमानों में भी उन्हीं को मिलेगा जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं। तो वहां भी मिल रहा है, तो वहां भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? कहीं भी कर्नाटक के उस रिजर्वेशन के बिल में मुझे लगता है फिर से पढ़ना चाहिए, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण। हाँ, तो ये कंफ्यूजन है, यही आपसे मैं पूछ रही हूँ। यही रशीद ने भी कहा कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो नहीं, कर्नाटक में मुसलमानों को ही वो आरक्षण दिया जा रहा है, और वो जो अभी तक SC ST को मिल रहा था उसमें से ही कट करके दिया जा रहा है। दोनों का फर्क यहाँ पर रशीद, यहाँ पर जो मुसलमानों को मिल रहा है वो अमीर मुसलमानों को भी मिल रहा है कर्नाटक में, क्या ये लिखा हुआ है, या ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलेगा? इसलिए बार बार मैं नगमा कह रहा हूँ कि जो वहां पर आबादी मुसलमानों की 13% है, केवल जो पात्रता है रिजर्वेशन की जो मिल रहा है, कोटा जो मिला है वो 4% मिला है। 4% के पीछे वो जाति और समुदाय है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तमाम मंडल कमीशन में और तमाम जो जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैकवर्ड कमीशन में, उसमें जिक्र है बहुत से मुसलमानों के एक ऐसे समुदाय हैं जो इस तरह का काम करते हैं या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनका प्रावधान है। पात्रता केवल उनकी है। यहाँ के ऊपर एक राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि वो
मुस्लिम बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो वहाँ नगमा शहर और रशीद किदवाई उनको जो है ना कोई आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, जो पिछड़े लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। और इसीलिए उसमें बाकायदा स्पेसिफिक नगमा वो मतलब उन जातियों का जिक्र है, उनका जो इकोनॉमिक प्रोफेशन है उसका जिक्र है, उसके ऊपर चिन्हित करके किया गया है। तो इसको हम उसको धीरे से अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो केवल धर्म आधार नहीं है। धर्म तो जैसा हर्षवर्धन जी हमारे मित्र कह रहे हैं वो तो संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है और पिछड़ेपन के आधार पर उच्च जातियों को भी मिल रहा है। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जी हर्षवर्धन जी, आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। देखिए अभी थोड़ा सा और यही काम करके चोर दरवाजे से ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा ओबीसी जातियों में मुसलमानों को घुसा दिया। वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। आप योजनाओं के तौर पर, और क्या मुसलमानों को वही नागरिक अधिकार हैं जो हिंदुओं को हैं, लेकिन रिजर्वेशन के प्रति क्या था? रिजर्वेशन जो वंचित और शोषित हैं, जिनको दबाया गया। जब आप कहते हैं कि मुस्लिमों में कोई जाति नहीं है, जाति के आधार पर ऑपरेशन नहीं, क्योंकि ये डिबेट लंबी हो जाएगी। मूल रूप से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। वो ये चाहती है कि ये चर्चा हो कि मुसलमानों को अलग से कांग्रेस की सरकार आरक्षण दे रही है, और इसीलिए, वरना ये कोई तो वजह कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस की सरकार कर रही है। उनकी नीयत यही है कि यही मैसेज जाए। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर ये नहीं होता तो मैं एक और उदाहरण बताता हूं। जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव चल रहा था, केंद्र सरकार ने उससे पहले पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस की जो उस वक्त की घोषणा पत्र की आप लाइनें पढ़िए, उसमें कहा गया था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, सत्ता में आएंगे। क्यों नहीं लगाया आज तक प्रतिबंध? क्योंकि उस वक्त पीएफआई पर प्रतिबंध लगा था, तो बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करनी थी, जिससे एक इलाके में, और रशीद जी उसको और क्लैरिफाई करेंगे, जहां बड़ा नुकसान हुआ, जो दूसरी पार्टियां थी, जनता दल सेकुलर और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, वहां कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त फायदा हुआ। तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस के लिए मुस्लिम अपीजमेंट का एक बड़ा पॉलिटिकल मॉडल है, जिसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करना चाहती है। ये रिजर्वेशन उसी को आगे बढ़ा रहा है। रशीद, आखिरी कमेंट आपसे। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ये तेलंगाना में और कर्नाटका में, और बाकी राज्यों में अगर कहीं कोई रिजर्वेशन है तो वहां पर किसी तरह का कोई अपीजमेंट नहीं है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ नगमा, देखिए इसमें बहुत ज्यादा भ्रांति है। इसके लिए इसका इलाज यही है कि सरकार जो है उसमें पारदर्शिता लाए, लोगों को पता चले, पहले हमें पता चले कि जातीय आधार के ऊपर जनगणना हो, और उस पर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो है, उनकी पात्रता है या नहीं है, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। केवल ये कोई सरकार करने के लिए, या हम कहने की चोर दरवाजे से, चोर दरवाजे वाली व्याख्या जो है वो हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी की है। उसको हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये तमाम चीजों में सरकार को एक ऐसा, और सरकार का मतलब केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि इसमें कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। जैसे मंडल कमीशन में मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों को उसका प्रावधान मिला, और उसमें बहुत से, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, गुजरात और बिहार की सरकारें भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को दे रही है, लेकिन उसका आधार जो है वो आर्थिक है, और ये पूरे देश में यही है। और हर्षवर्धन जी ने हर बार जब मैंने उच्च जातियों को आर्थिक आधार दिया तो उसका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। जी धन्यवाद। बहरहाल आपका ये बहस लंबी है, जाहिर सी बात है, और इसके ऊपर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ेगी, और बात यही होगी कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रही है, क्योंकि वो उनका ओबीसी और मुस्लिम्स ये वोट बैंक है कांग्रेस का, और उन्हीं को वो अपीज करने के लिए कोशिश कर रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी और रशीद किदवई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि फिरोजाबाद दलित हत्याकांड में 44 सालों के बाद फैसला आया है। 24 लोगों के खून के 3 दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई है। 17 आरोपियों में से 13 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। 24 लोगों की हत्या यहाँ पर हुई थी। 3 दोषियों को फांसी की सज़ा मिली है, क्योंकि 17 आरोपी थे और इसमें से 13 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। 18 नवंबर 1981 में फिरोजाबाद के जसराना के देहुली गांव में 24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन पर पुलिस का मुखबिर होने का संदेह था। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत लंबा इंतजार रहा। रणवीर, 44 साल पहले जो हत्याकांड हुआ उसमें अब जाकर इंसाफ मिला है, लेकिन बहुत देर से 13 जो आरोपी हैं उनमें से 13 आरोपियों की तो पहले ही मौत हो चुकी है, और जो परिवार होंगे इन पीड़ितों के, उनके लिए शायद अब एक इस मामले का लगेगा कि उन्हें इंसाफ मिला है। देखिए, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
तो इसी तरह से न्याय में देरी हुई, लेकिन न्याय हुआ है, ये बड़ी बात है। और जो दिवली गांव है वो फिरोजाबाद जिले में पड़ता था। साल 1981 की बात है, 18 नवंबर की, जब 23 दलितों की हत्या कर दी गई थी। और जो बाहुबली उस जमाने के थे, उन बाहुबली किस्म के लोगों ने गांव में 4 घंटे फायरिंग की थी और 4 घंटे की फायरिंग में दलितों पर हमला किया था, नरसंहार हुआ था और सब हथियार लेकर के पहुंचे थे। महिलाएं, बच्चे भी इसमें शामिल थे। और इसमें 17 जो आरोपी थे, इन आरोपियों को फैसला सुनाना था 2005 में, लेकिन 2005 में फैसले की तारीख तय होते होते 2025 में इसका फैसला सुनाया गया। लेकिन जो 17 आरोपी थे उनमें से 13 मर चुके हैं। 3 को जो सजा दी गई उसमें 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी है और साथ ही फांसी की सजा भी सुनाई गई है। लेकिन अभी चूंकि ये लोअर कोर्ट का मामला है, अब जो आरोपी हैं उनके पास ऊपर की अदालत जाने का भी विकल्प है। तो एक कोर्ट की ऐसा केस है जिसमें 44 साल बाद फैसला आया भी, लेकिन इस फैसले की तामील हो जाएगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो आरोपी हैं उनके सामने विकल्प है कि वो ऊपर की अदालत जाएं और फिर से तारीख पे तारीख पड़े। लेकिन फिर भी जो जिनके घर के लोग मरे थे, जाहिर है कि उनको पहला न्याय एक तरह से 44 साल बाद मिल गया है। जी, तो 17 आरोपियों में से 13 लोगों की पहले ही मौत हो गई है। 24 लोगों के खून के 3 दोषियों को अब 44 साल के बाद सज़ा दी गई है। ये फिरोजाबाद दलित हत्याकांड में फैसला आया है 44 सालों के बाद। धन्यवाद आपका रणवीर, इस पर जानकारी देने के लिए। 18 नवंबर 1981 का ये हत्याकांड है। और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे बहुत ही अहम मामले की तरफ। समस्या है होम बायर्स के लिए, जो घर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं घरों में, लेकिन उनका इंतज़ार अनिश्चित हो रहा है। एनसीआर में होम बायर्स की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि हम ऐसे मामलों की जांच सीबीआई को देंगे। कोर्ट ने कहा है कि लाखों लोग घरों के लिए कराह रहे हैं और समाज का एक बहुत बड़ा तबका इससे पीड़ित है। कोर्ट ने कहा है कि मसले पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम इसकी जड़ तक जाएंगे। ये भी कहा कि जो दोषी है वो धरती के नीचे जा छुपे तो उसे भी ढूंढ निकालेंगे। तो कोर्ट काफ़ी सख्त है। कोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे मामलों की जांच के लिए कोई प्रपोजल दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला आर्थिक अपराध का है और सीबीआई इसके लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कई बार एक ईंट भी नहीं रखी गई और बैंकों ने 60% तक रकम जारी कर दी है। आशीष भार्गव मेरे साथ जुड़ गए हैं। कोर्ट काफ़ी सख्त रहा है आज। इसे जो होम बायर्स हैं इनको एक बड़ी उम्मीद इनके लिए जगी है। आशीष जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी उम्मीद है। यहाँ पर मुद्दा ये था, बहुत सारे होम बायर्स आए थे और एनसीआर के भीतर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया कि बैंकों से उन्होंने लोन लिया था, बैंकों ने ईएमआई लेनी शुरू कर दी लेकिन वहाँ पर उनको फ्लैट अब तक नहीं मिले हैं, सालों साल बीत चुके हैं। तो इससे ये मुद्दा यहाँ पर था। पिछली बार सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को देगा, लेकिन इस बार जैसे सूर्यकांत की बेंच थी, काफ़ी सख्ती बेंच ने दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा जो है वो समाज के एक बड़े तबके का था। हम सबके आंसू तो नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। ये जो मुद्दा है ये एक आर्थिक अपराध का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का एक बड़ा तबका अपने घर के लिए करा रहा है और कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। बैंकों पर सवाल उठाया गया कि हम कहना नहीं चाहते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहीं पर कोई नेक्सस है बिल्डरों का और बैंकों का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती तो बैंक फंड रिलीज़ कर देते हैं, 60% तक फंड रिलीज़ कर देते हैं। ये मिली भगत के बिना कैसे हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते दिए हैं सीबीआई को, कहा है कि ये जांच सीबीआई करेगी, लेकिन फिलहाल हम सीबीआई को एक प्रपोजल बनाने के लिए कह रहे हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट बना कर लेकर आए कि वो कैसे इस मामले की जांच कर सकती है। वकील राजीव जैन को अमिकस क्यूरी बना गया है, उनसे भी पूछा गया है कि किस तरीके से इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणियां की हैं और कहा है कि धरती के भीतर भी जाकर कोई जा छुपेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये मुद्दा जो है उसकी हम जड़ तक जाना चाहते हैं और इसके लिए सीबीआई की जांच निश्चित तौर पर हम कराएंगे। तो होम बायर्स के लिए बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रोजाना गरीब लोगों की दुर्दशा को हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट और ऐसे में
हजारों लाखों होम जो बायर्स के लिए एक बहुत बड़ी सारे उम्मीद की होम किरण बायर्स एक सुप्रीम लंबे कोर्ट का इंतजार आज में की सुनवाई हैं। है। बहुत सारे जी। होम बायर्स को इंतजार है कि उनका घर उन्हें मिले। धन्यवाद आपका आशीष। जैसा आपने कहा कि सीबीआई को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये देखना है कि सीबीआई एक प्रपोजल भी पेश करेगी कि किस तरह से इस मामले को वो आगे बढ़ाती है। कुछ दिनों पहले हमने एनडीटीवी के कार्यक्रम में इसी मसले पर विस्तार से बात की थी। पूरा कार्यक्रम हमने किया था इसमें कि खरीदारों का जो दर्द है वो कितना बड़ा है, किस तरह की समस्याएं हैं, और बहुत सारे होम बायर्स अपनी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। देखिए, आपने किस घर में कहाँ पे प्रोजेक्ट लिया था और क्या समस्या है आपकी? आप गुड़गांव से आए हैं यहाँ पे? आप? हाँ जी मैडम, आई एम कैप्टन अरुण जिंदल, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। सन 2011 में द प्रोजेक्ट कॉल्ड एज प्रोजेक्ट ग्रीनापोलिस इन सेक्टर 89 गुड़गांव। मैंने वहाँ पे मकान बुक किया था। 2 बिल्डर्स ऑरिस और 3C ने जॉइंट वेंचर लॉन्च किया था, जिसमें 3C वाज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ऑरिस, एंड ऑरिस ने पावर ऑफ अटॉर्नी देके हम बायर से पैसा कलेक्ट करवाया 3C को। बाद में कितने साल इंतजार कर लिया आपने मकान के लिए? मैडम आज 14 साल हो गए हैं जी। लीगल फाइट में। हम तो आज हरेरा और एनसीएलटी के बीच में फुटबॉल बने हुए हैं। रेरा और एनसीएलटी के बीच आप फुटबॉल बने हुए हैं? बिल्कुल, नॉट ओनली रेरा एंड फुटबॉल, रेरा एंड एनसीएलटी, हमारे 70 केसेस हर फोरम में, एनसीएलटी, एनक्लैट, हरेरा, हरीट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कोई फोरम बोलिए वहाँ पे चल रहे हैं। मैम, आप उसी प्रोजेक्ट में हमने भी 2011 में फ्लैट बुक किया था और बहुत उम्मीद से किया था कि हमारा मकान मिल जाएगा 15-16 तक, लेकिन कोई अभी उम्मीद नहीं लग रही है। और तो समस्या क्या है वहाँ पर? ओरिस बिल्डर ये पूरा पैसा लेके हम लोगों को 3C को डिनाई कर रहा है कि मकान नहीं देंगे। उसने सारा जो भी अभी स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा हुआ है वो 3C हम लोगों को 3C के ही पैसे से बना हुआ है, और फिर भी वो डिनाई कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं, आप बताएंगे? मेरा नाम आयुग रस्तोगी है। मैं सुपरटेक इको विलेज 3 का होम बायर हूँ। सुपरटेक इको विलेज की प्रॉब्लम बार बार सामने आती है, समस्या क्या है वहाँ पे? यहाँ पे 2010 में हमने घर बुक किया था, और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी तक 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को घर नहीं मिले हैं। 2010 में बिल्डर ने होम बायर को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर एक मिडिल क्लास होम बायर को यहाँ पे एक सपने दिखाए, सब्जी बाग दिखाए, और 2012 तक फिर यहाँ पे शायबरी वर्डिक्ट आता है जहाँ पे लैंड कैंसिल कर दी जाती है, फिर होम बायर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद भी 2014 में बिल्डर पूरा पैसा लेता है और 2016 से कंस्ट्रक्शन बंद कर देता है। तो ये सभी होम बायर्स की समस्या है जो सालों साल अपने घरों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए अब किस तरह की उम्मीद जगती है, जो सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त हुआ है। मेहर गौतम मेरे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लगातार इस मामले से जुड़े रहे। मेहर, हमने कई बार आपसे इस बारे में बात की है, बार बार ये सामने आता है और ऐसा लगता है कि नियत नहीं है सरकार की तरफ से कि समस्या को हल किया जाए। दिनेश गुप्ता जी भी हैं, सचिव हैं क्रेडा के। मेहर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई और सीबीआई के हवाले इस मामले को करने के लिए कहा है, वो एक बड़ी राहत लगती है आपको बायर्स के लिए, होम बायर्स के लिए? नगमा, ये बड़ी राहत है होम बायर्स के लिए जो कह रहा है कोर्ट। और अगर आप देखें, हम लोगों ने जो शुक्रवार को बात की थी, हम लोगों में ये तमाम बातें हम लोगों ने की थी कि ये नेक्सस है। पिछले साल भी आपने शो किया था, उसमें भी हम लोगों ने कहा था ये नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ना चाहिए। दुख बस इस बात का है कि ये बातें सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी। कोर्ट ही क्यों हर मामले में, आम्रपाली का पूरा केस कोर्ट सेटल करता है, हर मामले को कोर्ट ही से अगर न्याय मिलना है तो फिर जो हम जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है, वो भी जाकर के ये तमाम चीजें हो सकती थी। मैंने कहा था, आपके शो में ही कहा था कि बायर्स पंचायत बुलाई जाए, बायर्स पंचायत बुला करके उसमें आए वहां पर मुख्यमंत्री जी और सुने क्या समस्या है। ये तमाम वही बातें हैं जो आज कोर्ट कह रहा है। हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं यही बातों को कि ये एक नेक्सस है, लोगों को लूटा गया है। ऐसे ऐसे घर खरीदार है नगमा, आप हैरान होंगे, जिन्होंने अपना पूरा होम लोन चुका दिया है और उन्हें उनका घर नहीं मिला है। आप सोचिए इससे बदतर क्या हो सकता है। हर मामले में बैंक कोर्ट पहुंच जाता है, हमें पैसा चाहिए। बैंक ये बताए कि एक ही ज़मीन पे बिल्डर को भी लोन दे दिया है, उसी ज़मीन के फ्लैट पे घर खरीदार को भी लोन दे दिया, एक ही जगह पे 2-2, 3-3 लोगों को लोन दे रखा है आपने। किस आधार पे दिया आपने जी? तो कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है और न्याय मिलना चाहिए। और बायर्स को जो न्याय की बात हो रही है, ये कायदे से राजनीतिक दलों की तरफ से मिलना चाहिए।
2010 से प्रताड़ित हैं। हर पार्टी की सरकार देख ली, वो न्याय की आस में बैठे हुए हैं और कम से कम वो भी अब आगे आए। कोर्ट कह रहा है, उसके साथ वो भी आगे आए और कहे कि हाँ, ये गलतियां हुई हैं और इन गलतियों को हम भी सुधारेंगे। तो होम बायर्स की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट जो अब सख्ती दिखा रहा है, दिनेश गुप्ता जी, उससे कितनी उम्मीद करनी चाहिए अब होम बायर्स को? जैसा मिहिर भी कह रहे हैं कि ये बातें चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरफ से आनी चाहिए थी, सरकारों की तरफ से आनी चाहिए थी, पर हर बार अफसोस कि कोर्ट को दखल देना पड़ता है, चाहे वो बात आम्रपाली का मामला हो या हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अंसल का मामला आया था, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे जो सवाल मिहिर भी उठा रहे हैं और जो आज कोर्ट ने बैंक से पूछा है कि आप लोन पे लोन दे रहे हैं जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो एक नेक्सस दिखता है यहाँ पर भी। अब ये आपको लग रहा है कि एक रास्ता है जहां समस्या हल होगी? जी, अभी मिहिर जी ने जैसे बताया कि वो बहुत ही सही बात बोल रहे हैं कि जब कोई बीमारी होती है तो अगर उसको स्टार्टिंग में ही डायग्नोज कर लिया जाए तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। और जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसी टाइम उसके ऊपर मॉनिटरिंग के सारी कंडीशंस है कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है जिसने नक्शा पास किया, उसके बाद जो है उसे इंस्टॉलमेंट ले रही है, बैंक से लोन ले रहा है, तो वो टारगेट बेस होता है कि आप इतना कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो इतना डिस्पर्स होएगा, इतना कर देंगे तो इतना होएगा। बिना कंस्ट्रक्शन के बैंक को लोन डिस्पर्स नहीं करना चाहिए और अथॉरिटी को भी उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। उसके बाद रेरा है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो रेरा में प्रोविजन है सेक्शन 8 में कि उस प्रोजेक्ट को आप एक्वायर करके किसी दूसरे डेवलपर को दे दो। बट ये प्रोजेक्ट रेरा यहाँ पर क्या काम कर पाई है? बार बार बायर्स ये भी सवाल उठा रहे थे कि कोई उसका औचित्य ही नहीं रहा। एक भी प्रोजेक्ट को रेरा ने एक्वायर करके और उसको नहीं दिया। रेरा खाली और खाली कंप्लायंस अथॉरिटी बनी हुई है, जबकि ये जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिला। और ना ही नोएडा अथॉरिटी ने अथॉरिटीज ने, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने है, किसी भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन नहीं हो पाया। अल्टीमेटली केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट जैसे उन्होंने आम्रपाली का सॉल्यूशन किया, आज सबको घर मिल गए हैं, अभी सुपरटेक का भी चल रहा है, तो उसमें सालों लग जाते हैं। बट अभी जो योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है कि एक भी होम बायर को परेशान नहीं होने देंगे। तो इतनी रेस्पॉन्स तो है, उसी से ये मामले निकल के आ रहे हैं, नहीं तो पहले तो ये मामले ही दबा दिए जाते थे। लेकिन जो ये लेगेसी है, कुछ बिल्डर्स, आम्रपाली, सुपरटेक या 2-4 और है, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। अब घूम घूम के उन्हीं की समस्या आ रही है और वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही निपटा पा रहा है। पर आपके जैसे क्रेडाई जैसी संस्थाएं इसमें क्या कर पाई हैं? इतनी संस्थाएं बनी हैं तो होम बायर्स की जो समस्या है उसमें कोर्ट ही तो दखल दे रही है, तो आप लोगों का इसमें क्या रोल रहा और क्या कर सकते हैं आप? क्रेडाई का एक जो है स्कोप वो इतना ही है कि जो भी हम सरकार और अथॉरिटीज और बिल्डर्स के बीच में एक लिंक बना के उनके ऊपर, अब देखिए अथॉरिटीज में भी जो एक्सोर्बिटेंट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के और उसको कंपाउंड करके 1 के 50 कर दिए जिससे वो नहीं दे पाया, फिर उसका नक्शा कैंसिल कर दिया और उसके बाद जो है उसका रेरा कैंसिल कर दिया। क्या आप लोग कोई मामले इस तरह के हल कर पाए जहां समस्या रही हो, जहां बिल्डर्स डिफॉल्ट कर रहे हो, जहां लोगों के पैसे लेकर बैठे हो, खुद को दिवालिया घोषित कर रहे हो? बिल्डर्स की संस्था है, क्रेडाई तो हाँ संस्था है। तो फिर वही कह रही हूँ कि जब आप लोगों ने ये बनाया और आप कह रहे हैं कि आप पुल का काम कर रहे हैं, तो आपने क्या इसका रेलेवेंस क्या है, क्या सॉल्व कर पाए आप लोग? कोर्ट के सामने खड़े हैं जाकर, कोर्ट जो है फटकार लगा रही है। रेलेवेंस है, अभी जो सारी समस्या ले जाई गई तो फिर अमिताभ कांत की कमेटी बनी, अमिताभ कांत की कमेटी में एक सॉल्यूशन दिया गया, तो वो 100% जो है उन्होंने जो 2 साल का कोविड का देने के बाद उसमें से सारे प्रोजेक्ट, इतनी सक्सेसफुल रही है पॉलिसी। अब आप देखिए जो सालों से रजिस्ट्री बनती है, अमिताभ कांत कमेटी की जो हमने मेहर से भी बार बार बात की है कि जो सजेशंस भी आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ही बड़ी प्रॉब्लम है और इस तरह की लोगों का विश्वास उठ गया है मेहर, चाहे वो क्रेडाई हो चाहे वो रेरा हो, कि ये जब हम लोग शो कर रहे थे और हम लोग के दौरान हमने बातचीत की थी, ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये एक टूथलेस टाइगर है ये। हाँ, रेरा को लेकर के ये समस्या है कि रेरा में जो मामला जाता है वो फिर लोग आगे कोर्ट में ले जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता फैसला। दूसरी समस्या ये, क्रेडाई के बारे में दिनेश गुप्ता जी कुछ अच्छे जो बिल्डर्स हैं यहाँ पर उसमें से आते हैं, फिलहाल ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम समस्याएं नहीं है इस तरह की। लेकिन जो तमाम बड़े बिल्डर्स हैं जो उनके क्रेडाई के हाई लेवल पोस्ट पे हुआ करते थे, वो लोग जेल चले गए, उनको जेल जाना पड़ा और उन्होंने बायर्स के सबसे ज्यादा लूटा है।
अब दिनेश को तो मैं नाम नहीं लूंगा अभी टीवी चैनल पे, बट ये सच्चाई है कि उनके बड़े बड़े जो लोग थे जिन्हें इन लोगों ने अधिकारी बनाया था वो लोग जेल चले गए, हजारों बायर्स का लाखों करोड़ रुपए लूट के चले गए। होता क्या, सजा मिलती है फिर वो जेल से निकल के आ जाते हैं। समस्या ये है कि क्या आज भी वैसे जो कि भाग गए हैं, नगमा, प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि बिल्डर्स ने लोगों को परेशान किया है, प्रॉब्लम ये भी है कि कई सारे बिल्डर्स भाग गए हैं जी। वो बेचारे घर खरीदार कहां जाएंगे? सरकार कुछ बता नहीं रही, अथॉरिटी बस सुनती है और उसके बाद वो कोई काम अथॉरिटी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। ये तो अथॉरिटी की नाकामी है कि अमिताभ कांत कमेटी के रिकमेंडेशंस आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, तब कोर्ट को इतना सख्त रुख आज दिखाना पड़ा और कहना पड़ा कि हम ये मामला देंगे, दे दे, और ये लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आएगा अगर ये जांच हो गई तो। और सिर्फ एक पीड़ित है, वो सिर्फ घर खरीदार है। कोर्ट ने भी यही बात कही, मैं पहले भी कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जिससे आपको बात करनी है, वो घर खरीदार है, बाकी सबने मिल के घर खरीदारों को लूटा है। जितने तमाम लोग आपको दिखते हैं, बैंक, अथॉरिटी, बिल्डर, जो भी लोग हैं इसमें, डेवलपर्स, आजकल वर्ड यूज हो रहा है, जो भी हैं ये जिम्मेदार हैं जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दिनेश गुप्ता जी, आप उन चंद बिल्डर्स में से हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मिहिर ने आपको सर्टिफाई कर दिया है, लेकिन जो बात मिहिर उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और लोगों के लिए दोहरा दूं आप दोनों का धन्यवाद कि एक ही पीड़ित है इस पूरे झगड़े में, वो है होम बायर्स, क्योंकि उनकी जमा पूंजी लूटी है, वो आधी आधी ज़िंदगी इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी तमाम लोगों ने शायद मिलकर उनको सिर्फ परेशान किया है। अब ये देखना है कि सीबीआई के हवाले जब ये मामला जाता है तो क्या रास्ता आगे निकलता है और किस तरह से काम करती है सीबीआई।